सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्येष्ठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांती देव द्वारा रचित है और इसकी ब्रह्मदेव सूरी की टीका, इसका स्वाध्याय हम यहाँ कर रहे हैं और इसमें जीव द्रव्य का वर्णन चल रहा है। जीव द्रव्य का वर्णन 9 अधिकारों के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। 9 अधिकार जीवो यानी जीव जीता है, उपभोगमो उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है, भोगता है, स्वदेह परिमाण है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से यानी ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। इस तरह से 9 अधिकारों के माध्यम से यानी 9 विशेषताओं के माध्यम से जीव का वर्णन कर रहे हैं। उसमें से हमारी चर्चा चल रही है कि जीव संसार में स्थित है और संसार में स्थित जीवों का वर्णन यहाँ बता रहे हैं। तो पहले जीवों के त्रस और स्थावर, संसारी जीव त्रस और स्थावर इस टाइप के होते हैं, वो वर्णन किया। उसके बाद में और उनको कैटेगराइजेशन किया तो उनको 14 टाइप में 14 जीव समास इस तरह से कहा। फिर और बताया कि जीव 14 गुणस्थान वाले और 14 मार्गण स्थान वाले होते हैं। तो ये 13वीं गाथा के आधार पे गुणस्थानों का स्वरूप हम यहाँ देख रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं एक बार। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तः अशुद्धनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। अशुद्ध नय से जीव 14 गुणस्थान वाले और 14 मार्गण स्थान वाले कहे गए हैं, परंतु शुद्ध नय से तो सभी जीव शुद्ध ही हैं। सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, शुद्ध नय की अपेक्षा से सभी जीव, शुद्ध नय की अपेक्षा मतलब वास्तव में तो सभी जीव शुद्ध ही हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। यहाँ हम गुणस्थानों का स्वरूप देख रहे थे। गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। ये गुणस्थान 14 होते हैं। जीव की अवस्थाएं हैं, वास्तव में गुणस्थान 14 ही होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब जीव की जो अवस्थाएं हैं ये तो बहुत सारी हैं। संख्यात असंख्यात टाइप की भी जीव के गुणों की पर्यायें हो सकती हैं, लेकिन इनको भी समझ लीजिए समराइज करके 14 भागों में बांटा है। तो इसमें मुख्य रूप से निमित्त है जीव का श्रद्धा और चारित्र गुण। तो पहला गुणस्थान उसके आधार पर बना कि जीव के श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता है, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीव के श्रद्धा गुण की जो विपरीत प्रवृत्ति हो रही है, यानी जीव को तत्वार्थों का जो अश्रद्धान हो रहा है, अतत्वों का श्रद्धान हो रहा है। देखिए, अतत्व का श्रद्धान या कहें तत्वार्थों का अश्रद्धान, एक जगह अ लगेगा,
या तो तत्व में अ लगाएंगे तो इधर श्रद्धान बोलेंगे, अतत्व का श्रद्धान, या फिर कहेंगे तत्वों का अश्रद्धान। तो मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से, यानी जीव को जो तत्वों का अश्रद्धान हो रहा है, तत्वों का अश्रद्धान मतलब उनका यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, इसमें निमित्त कौन बन रहा है कि मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म है, उसके निमित्त से जीव को तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आता। तो जीव की जो ऐसी परिणति हो रही है श्रद्धा गुण की कि वो तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं समझ पा रहा है, ऐसी स्थिति का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। इसके बाद में दूसरा गुणस्थान है सासादन, कि जब कभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो सम्यक दर्शन जब भी होता है जीव को, पहली बार जब भी सम्यक दर्शन होगा, पहली बार मीन्स आज तक से वो अनादिकाल से वो जीव आज तक मिथ्या दृष्टि ही था, अनादिकाल से आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। तो उसको जब कभी भी सम्यक दर्शन होता है तो वो सम्यक दर्शन औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और उस औपशमिक सम्यक दर्शन का काल कितना है, उसका काल केवल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त मीन्स 48 मिनट के अंदर अंदर, उससे 2 समय कम तक, तो उसका टाइम अंतर्मुहूर्त है। इसका अंतर्मुहूर्त टाइम पूरा होने से पहले ही यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाए, कितने पहले उदय आ सकता है कि कम से कम 1 समय बचा हो तब भी आ सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 6 आवली टाइम बचा हो तब भी आ सकता है। तो ये कम से कम 1 समय या अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहने पर यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो वो जीव की स्थिति अब सम्यक्त्व की नहीं रही, लेकिन वो मिथ्यात्व में भी नहीं आया, तो उस पोजीशन का नाम दिया है सासादन सम्यक्त्व। इस गुणस्थान का पूरा नाम है सासादन सम्यक्त्व, हम लोग शॉर्ट में सासादन बोलते हैं। सम्यक्त्व क्यों कहा है इसको, क्योंकि जो टाइम चल रहा है ये टाइम वो औपशमिक सम्यक्त्व का ही टाइम है, उसका ही अंतर्मुहूर्त काल था, उसी में से हमने 6 आवली या 1 2 3 4 समय जो भी लिया वो उसी में से लिया। एक तो बात ये कि एक टाइम किसका चल रहा था, औपशमिक सम्यक्त्व का ही, और दूसरी बात ये कि अभी अभी उसको सम्यक दर्शन था और अभी अभी वो छूटा है। तो भूत नैगम नैसे, हम लोगों ने जब 10वां अध्याय पढ़ा था तो सिद्धों में लगाए थे भूत नैगम नैसे, एक तो प्रत्युत्पन्न नैसे और एक भूत नैगम नैसे, कि वो पहले क्या थे, उस आधार पे सिद्धों में हमने अंतर डाला था। तो यहाँ भी भूत नैगम नैसे उस जीव को जो सम्यक्त्व से च्युत हुआ है, लेकिन अभी अभी ही च्युत हुआ है, तो उसको सासादन के साथ सम्यक्त्व शब्द लगाया जाता है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम सासादन सम्यक्त्व है। इसे मिथ्या दृष्टि कहें या नहीं कहें, तो इसको मिथ्या दृष्टि भी नहीं कह सकते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कहने के लिए मिथ्यात्व का उदय चाहिए, और दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है। दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो इसलिए इसको मिथ्या दृष्टि भी नहीं कह सकते। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम अलग ही है, इसने सम्यक्त्व की विराधना की है, इसलिए इसका नाम सासादन सम्यक्त्व, ऐसा इसका नाम दिया गया है, और ये निश्चित रूप से नियम से मिथ्यात्व में जाएगा ही, मिथ्यात्व के नजदीक ही है। हाँ जी, कौन पूछ रहे हैं? देखिए, औपशमिक सम्यक्त्व के 2 भेद हैं, एक प्रथमोपशम और एक द्वितीयोपशम। औपशमिक सम्यक्त्व के ही 2 भेद हैं, लेकिन पहली बार जो सम्यक्त्व हो उसे प्रथमोपशम और दोबारा जो उसको द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब भी मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक औपशमिक सम्यक्त्व होगा, यानी अभी जीव मिथ्या दृष्टि था, चाहे वो अनादि मिथ्या दृष्टि हो चाहे वो सादी मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जब कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जब कभी भी औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और ऐसा प्रथमोपशम सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है और सादी मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जिसने आज तक कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं, और सादी मिथ्या दृष्टि का मतलब जिसने सम्यक्त्व तो प्राप्त किया था लेकिन प्राप्त करके छोड़ दिया है और अब मिथ्यात्व में है, तो वो कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि।
तो जब भी मिथ्यादृष्टि जीव को, कोई से भी टाइप का मिथ्यादृष्टि हो, मिथ्यादृष्टि जीव को जब कभी भी औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है तो उसका नाम प्रथमोपशम कहलाता है। फिर द्वितीयोपशम कब होता है? कि द्वितीयोपशम होता है श्रेणी के काल में, ऊपर के 7वें गुणस्थान से के टाइम पे, वहां से ऊपर। वो कब होता है? कि वो क्षयोपशम सम्यक्त्व का अभाव करके फिर द्वितीयोपशम, यानी क्षयोपशम सम्यक्त्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है उसका नाम है द्वितीयोपशम। इसकी परिभाषा क्या थी? कि मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त्व हो रहा है उसका नाम है प्रथमोपशम, और क्षयोपशम सम्यक्त्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है उसका नाम द्वितीयोपशम। तो ये दोनों में फर्क है। यहाँ बात मुख्य रूप से अभी हम प्रथमोपशम की कर रहे हैं। तो क्या बता रही थी मैं? ये ये औपशमिक सम्यक्त्व है, मैं कुछ कह रही थी, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। ये औपशमिक सम्यक्त्व, हाँ, सासादन गुणस्थान की बात चल रही थी। सासादन गुणस्थान वाला नियम से पहले गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में ही आता है। इसके बाद में है तीसरा गुणस्थान। इसके बाद में है ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दूसरे से तीसरा आता है, ऐसा नहीं होता। अभी हम गमनागमन हमारा अभी पेंडिंग रखा है, गमनागमन देखेंगे हम, लेकिन जो क्रम दिया गया है वो क्रम इसी तरह से दिया गया है। और इन गुणस्थानों का ये क्रम इनमें विशुद्धि के आधार पर दिया गया है। मतलब हमको ये समझना चाहिए कि पहले गुणस्थान के बाद जो सासादन गुणस्थान का नाम दिया है, इसका मतलब मिथ्यात्व से सासादन में विशुद्धि थोड़ी ज्यादा है, संक्लेश थोड़ा कम है। संक्लेश और विशुद्धि तो समझ में आता है। विशुद्धि मतलब कुछ परिणामों में निर्मलता, और संक्लेश मतलब परिणामों में कषायों की अधिकता, वो कहलाता है संक्लेश। तो पहले से दूसरे में विशुद्धि थोड़ी ज्यादा है, दूसरे यानी सासादन से सम्यक मिथ्यात्व में विशुद्धि थोड़ी ज्यादा है, इसलिए इनको ये क्रम दिया गया है। लेकिन पहले से दूसरा आता है और दूसरे से तीसरा आता है, ऐसा नहीं है, इसलिए इनको ये क्रम नहीं दिया है। तो तीसरा गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व मतलब मिश्र स्थिति, सम्यक्त्व भी और मिथ्यात्व भी। सम्यक्त्व भी और मिथ्यात्व भी मतलब ऐसा नहीं, ये एक प्रकृति ही अलग है। इस गुणस्थान में निमित्त होने वाली एक अलग ही प्रकृति है, और उस प्रकृति का नाम सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। तो इस सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आने पर ये तीसरा जो मिश्र गुणस्थान है, उस मिश्र गुणस्थान की अवस्था बनती है, और इसका टाइम भी अंतर्मुहूर्त काल ही है। देखिए दूसरे गुणस्थान का, हाँ जी, मिश्र वाला जो है, हाँ, जो मिश्र वाला है वो दूसरा ही तो है। मिश्र वाला दूसरा नहीं है, मिश्र गुणस्थान तीसरा गुणस्थान। दर्शन मोहिनी के 3 वो करे थे, उसमें से तो है। हाँ, उसी में से है, लेकिन उसका गुणस्थान का नंबर तीसरा है। गुणस्थान का नंबर तीसरा है। जो दर्शन मोहिनी के हमने 3 भेद किए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। तो जो सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी का भेद है, उसका उदय आने पर ये तीसरा मिश्र सम्यक मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान बनता है। तो ये तीसरा गुणस्थान है। इसमें इसकी जो टाइप है ये जात्यंतर प्रकृति, यानी इसकी कुछ अलग है। गुड़ मिश्रित दही का स्वाद के समान इसका उदाहरण दिया है कि वो ना मीठा है ना खट्टा है। जैसे दही में गुड़ मिला है, तो जैसे वो ना मीठा है ना खट्टा है, कुछ खट मिठा उसका अलग ही स्वाद है। ऐसा ही ये तीसरे गुणस्थान में सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का कुछ मिश्रण, वो प्रकृति कुछ ऐसी है। और ये प्रकृति ऐसी है कि इस प्रकृति के कारण तीसरे गुणस्थान में ना तो नवीन आयु का बंध होता है, ना मरण होता है, ना मरणांतिक समुद्घात होता है, ना इस गुणस्थान में जीव को व्रतादि लेने के परिणाम, यानी कोई भी जो व्रतादि लेने के परिणाम है वो भी इस गुणस्थान में नहीं आते। ये कुछ अलग टाइप का गुणस्थान है। अब हमारी बात चल रही थी, ये तो सब हमारा पहले का हुआ, और चौथे गुणस्थान की बात चल रही थी। मीनू दी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, तीसरे में किसका उदय है बताइए। रेखा अभी बोलिए, तीसरे में किसका उदय है?
किसी एक का तो है, किसका है? बोलिए सुलोचना अभी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं आ रही आवाज। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। दर्शन मोहिनी की तीन में से ही मिथ्यात्व का उदय तो पहले गुणस्थान में है, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे गुण। उसका नाम ही सम्यक मिथ्यात्व है, और वो प्रकृति का नाम भी सम्यक मिथ्यात्व है। वो तो देखिए, मिथ्यात्व का नाम, प्रकृति का नाम भी मिथ्यात्व, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का नाम भी और गुणस्थान का नाम भी, दोनों नाम सेम है। तो दोनों नाम सेम है और दोनों के गुणस्थानों के नाम भी सेम है, तो हमको सीधे सीधे ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस गुणस्थान में इस प्रकृति का उदय है। तो जो तीसरा गुणस्थान है सम्यक मिथ्यात्व, उसमें सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी का उदय है। अब चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। ये अविरत क्यों है? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय के निमित्त से गुणस्थान बनता है, और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काम क्या है कि वो किंचित भी त्याग नहीं होने देती, वो थोड़ा भी त्याग नहीं होने देती है, ये अप्रत्याख्यानावरण का काम है। तो इसके निमित्त से, इसके उदय होने के कारण जीव बिल्कुल भी व्रत नहीं ले पाता है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम है अविरत। और फिर दूसरा शब्द है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मतलब हम कर्मों की तरफ से देखें तो जो सम्यक्त्व की विरोधी जो प्रकृतियां थी, उन प्रकृतियों का उदय यहाँ पर नहीं है। जिन प्रकृतियों से सम्यक्त्व का घात होता था, जिनका उदय पहले, दूसरे, तीसरे किसी किसी गुणस्थानों में किसी किसी प्रकृति का उदय आ रहा था, और जिसके कारण सम्यक्त्व नहीं हो पा रहा था, उन सारी प्रकृतियों का उदय का अभाव इस गुणस्थान में है, इसलिए इसका नाम है सम्यक्त्व। तो वो किस टाइप से है उसकी हम चर्चा देख रहे थे। ये सम्यक्त्व तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, बात चल रही है गुणस्थान की, लेकिन उस गुणस्थान में अभी हम केवल सम्यक्त्व का स्वरूप समझ रहे हैं। सम्यक्त्व कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, औपशमिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व। चाहे औपशमिक हो, चाहे शायोपशमिक हो, चाहे शायिक हो, गुणस्थान चौथा हो सकता है, यानी चौथे गुणस्थान में तीनों टाइप के सम्यक्त्व हो सकते हैं। तो औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन की जो विरोधी प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी प्रकृतियां हैं सम्यक दर्शन की विरोधी? बोलिए, नीलम भाभी बोलिए, सम्यक दर्शन की विरोधी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? अनम्यूट करिए। चारित मोहिनी और अनम्यूट करिए। चारित्र मोहिनी की चार तो अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोग, चार अप्रत्याख्यानावरण थी, चार प्रत्याख्यानावरण थी, और चार संजुलन थी। नहीं 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 नहीं, चलिए आप रुकिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए वर्षा भाभी, बोलिए बोलिए वर्षा भाभी। हाँ, सात कौन सी है? और चार चारित्र मोहिनी। दोबारा बोलिए। 7 प्रकृतियां, 3 दर्शन मोहिनी की और 4 चारित्र मोहिनी। हाँ बढ़िया। चारित्र मोहिनी की कौन सी वाली? चारित्र मोहिनी की कौन सी? हाँ बढ़िया, अनंतानुबंधी, यानी दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी 4। ये 7 प्रकृतियां हैं, ये हमारे सम्यक्त्व की विरोधी हैं, यानी सम्यक्त्व का घात करने में निमित्त बनती हैं। अब देखिए, हमने दो प्रकार के मिथ्या दृष्टि समझ में आ गए, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि। कोई ऐसा है जिन्हें ये समझ में नहीं आया हो? सभी को समझ में आया? तो अब जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उस अनादि मिथ्या दृष्टि के पास कर्म कौन से हैं? देखिए, जो दर्शन मोहिनी के 3 हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इन तीनों में से जब कभी भी बंध होता है तो बंध होता है अकेला मिथ्यात्व का, यानी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता। बंध नहीं होता तो फिर उदय में कहां से आती हैं? बिना बंध के भी उदय में आती हैं। उसका तरीका भी बताते हैं कि मिथ्यात्व का ही बंध होता है, यानी अभी हमारे जो बंध हो रहा है तो अकेले मिथ्यात्व का होता है।
तो जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है उसके पास ये तीन प्रकृतियां नहीं है, उसके पास केवल एक मिथ्यात्व नाम की ही प्रकृति है। फिर ये तीन कब होती हैं कि जब कभी जीव औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, तो जैसे ही औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है, यानी औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति का टाइम, और उसी समय औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति का जो प्रोसेस होता है उसमें लब्धियां होती हैं, फिर करण लब्धि होती है। तो वो जो यानी उसका मिथ्यात्व का जैसा ही वो जो लास्ट टाइम है, यहाँ मिथ्यात्व खत्म हो रहा है और यहाँ सम्यक्त्व प्रकट हो रहा है, तो वो उस औपशमिक सम्यक्त्व के प्रकट होने के टाइम पे ही ये जो मिथ्यात्व नाम का बहुत बड़ा एक पहाड़ था, मिथ्यात्व नाम की एक प्रकृति जो अनादिकाल से बंद के पहाड़ जैसी इकट्ठी हो गई थी, उस पर जीव के परिणामों के निमित्त से चोट पड़ती है। तो चोट पड़ती है तो वो औपशमिक सम्यक्त्व के काल में इस सम्यक्त्व प्रकृति यानी मिथ्यात्व प्रकृति के तीन टुकड़े उस समय होते हैं। तो ये तीन तब बनती हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जो है उसके पास ये तीन नहीं है, उसके पास तो एक ही है, मिथ्यात्व। और जब जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट करता है तब उसके पास ये सात बनती हैं, उसके पास तब ये सात होती हैं। तो अब हमारे पास दो टाइप के जीव हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि, उसके पास 5 प्रकृतियों की सत्ता है, और जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसके पास 7 प्रकृतियों की सत्ता है मीन्स उसके पास में है ऐसा। तो औपशमिक सम्यक्त्व कब होता है कि औपशमिक सम्यक्त्व हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम के संबंध में कि औपशमिक सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, प्रथमोपशम अनादि को भी हो सकता है और सादी को भी हो सकता है। तो जब जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है तो वो कितनी प्रकृतियों को दबाएगा? औपशमिक सम्यक्त्व का मतलब है उन प्रकृतियों को दबा देना, बेहोश कर देना। थोड़ी देर तुम शांत हो जाओ, और वो थोड़ी देर शांत हो जाती हैं, उदय में नहीं आ पाती हैं, तो वो जो सम्यक्त्व का घात करती थी वो घात नहीं कर पाती हैं, तो उसको बोलते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है वो कितनी प्रकृतियों को चुप करेगा, कितनी प्रकृतियों को बेहोश करेगा? तो उसके पास प्रकृतियां ही 5 हैं, तो इसलिए वो 5 प्रकृतियों को दबाकर और जो सम्यक्त्व प्रकट करता है उसका नाम है औपशमिक सम्यक्त्व या प्रथमोपशम सम्यक्त्व। लेकिन जो सादी मिथ्या दृष्टि है, देखिए ये एक बार जब ये 3 हो जाती है, एक बार ये टुकड़े हो गए, तो ये टुकड़े होने के बाद में फिर बहुत लंबे काल तक ये टुकड़े बने रहते हैं, यानी ये जुड़ती नहीं है आसानी से। लेकिन जीव ने औपशमिक सम्यक्त्व किया, यानी इनको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। देखो किसी भी चीज को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी चीज हो ना, तो उसको इतनी बड़ी को खत्म करना आसान नहीं होता, तो उसको तोड़ तोड़ कर, जैसे जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, तो इतना बड़ा मिथ्यात्व था, उस पर हमको विजय प्राप्त करनी है, तो उस पर विजय प्राप्त करने का भी यही उपाय है, फूट डालो और फिर राज करो। तो इसमें मिथ्यात्व में हमने फूट डाली, इसके 3 टुकड़े कर दिए। लेकिन यदि जीव अपने परिणामों से यानी च्युत हुआ, परिणाम बिगड़ गए और सम्यक्त्व से च्युत हुआ, तो सम्यक्त्व से च्युत होने के बाद में ये जो 3 टुकड़े हैं बहुत लंबे टाइम तक तो ये 3 ही बने रहते हैं। पर अगर बहुत जैसे उसमें जो भी टाइम है संख्यात असंख्यात भवों का, तो अगर इतना लंबा टाइम जो बीत जाए तो ये 3 टुकड़े आपस में पड़े पड़े जुड़ने लग जाते हैं। जैसे कि हमारी जो कभी हड्डी टूट जाती है तो हड्डियां कैसे जुड़ती है, अंदर कोई फेविकोल नहीं लगाते हैं, वो बस उनको साथ में जोड़ देते हैं और ऊपर से प्लास्टर बांध देते हैं, तो वो 21 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में वो साथ रहती हैं, तो वो वापस से जुड़ जाती हैं। तो ऐसे ही यदि जीव सम्यक से च्युत हुआ और फिर उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये जो 3 टुकड़े हुए थे ये पड़े पड़े जुड़ने लग जाते हैं। तो पहले 3 के जुड़ के 2 होते हैं, और फिर भी जीव पुरुषार्थ नहीं करे तो वो 2 भी जुड़ के वापस से 1 हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? हो जाते हैं, हो सकते हैं, सभी के होते हो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जो जीव पुरुषार्थ नहीं करे, बहुत लंबा टाइम अगर बिता दे, तो ये वापस भी 1 हो सकते हैं। तो हमने जो परिभाषा लिखी थी उस दिन चौथे गुणस्थान की, उसको देखिए कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से असंयत होने पर भी 5, 6 या 7, ये जो शब्द लिखे थे उसका अर्थ अब आपको शायद समझ में आएगा, इसलिए ये बताया मैंने आपको कि 5, 6 या 7
यानी अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3। इन प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के भावों को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। तो अब क्या है कि सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसके पास 5 प्रकृतियां हैं, उसने 5 प्रकृतियों को दबाया, आत्मा में लीनता की, और उसको वो मतलब पहले दबाया बाद में लीनता की, ऐसा नहीं है, वो कहने की बात है। मतलब इधर वो उपयोग आत्मा के सन्मुख हुआ और ये 5 प्रकृतियां उसकी उपशमित हो जाती हैं, दब जाती हैं, यानी उनका उस समय उदय नहीं आता है, तो वो पोजीशन कहलाती है औपशमिक सम्यक्त या प्रथमोपशम सम्यक्त। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि उसने 5 को दबाया। अब अगर यदि उसकी जगह सादी मिथ्या दृष्टि है और उसकी लंबे टाइम तक वो 3 प्रकृतियां जुड़ के 2 हो गई, तो वो कितने को दबाएगा? वो 6 को दबाएगा, इसलिए लिखा है 5 या 6। और अगर सादी मिथ्या दृष्टि है और अगर उसकी 3 टुकड़े हुए लेकिन उसका बहुत लंबा टाइम नहीं गुजरा है, तो उसके कितने टुकड़े पड़े रहेंगे? 3 ही रहेंगे। तो अब उसको प्रथमोपशम सम्यक्त करना है फिर से, तो वो कितनों को दबाएगा? वो 7 को दबाएगा। इसलिए 5, 6 या 7 प्रकृतियों को दबाकर यह औपशमिक सम्यक्त, प्रथमोपशम सम्यक्त प्रकट होता है। वो जो यहाँ परिभाषा में लिखा था, आप इतना ध्यान समझ लीजिए कि जो सम्यक्त की विरोधी प्रकृतियां हैं, मुख्य रूप से हम 7 बोल देते हैं, कि 5 या 7 प्रकृतियों का उपशम करके जो सम्यक्त प्रकट होता है वो कहलाता है प्रथमोपशम सम्यक्त। ये सारी जो चर्चा है हम समझ लो कर्मों की तरफ से अभी समझ रहे हैं, कर्मों की निमित्त की अपेक्षा से ये चर्चा समझ रहे हैं। इसके बाद में है क्षयोपशम सम्यक्त। क्षयोपशम सम्यक्त के लिए कल हमने 2 दिन से क्षयोपशम का स्वरूप समझा। क्षयोपशम किसे कहते हैं? किसी को परिभाषा याद हुई है क्षयोपशम की? बताएंगे? परिभाषा याद की? प्रीति याद हुई क्या परिभाषा? नहीं की अभी, कोई बात नहीं। चलिए पूर्णिमा आंटी बोलेंगे परिभाषा क्षयोपशम की। पूर्णिमा आंटी नहीं बोले, चलिए मैं ही बोलती हूँ। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए, ज्योति बोलिए। ट्राई करती हूँ थोड़ा बोलने की। हाँ बोलिए। जो हमारी सर्वघाती प्रकृतियां हैं 7, उनकी जो वर्तमान में आने वाले हैं उनका सदस्वरूप उपशम हो जाता है, और उन्हीं आना था। नहीं ज्योति जी, जो वर्तमान में आ रहे हैं उनका सदवत्सरू उपशम नहीं, उनका है उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय हो गया। हाँ हाँ, उन्हीं का जो भविष्य में आना था उनका सदवत्सरू उपशम होता है। हाँ जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय होता है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। आप लोग याद करिएगा परिभाषा। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, उन्हीं का मतलब वही सर्वघाती का ही, और वर्तमान कालीन देशघाती का उदय। इन 3 रूप कर्म की अवस्थाओं को क्षयोपशम कहते हैं। तो अब हमारे को सम्यक्त देखना है, क्षयोपशम सम्यक्त। और सम्यक्त से संबंधित प्रकृतियां कौन सी हैं? ये 7 प्रकृतियां, 3 दर्शन मोहिनी की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, और 4 अनंतानुबंधी। अब इसमें से कौन सी सर्वघाती हैं, कौन सी देशघाती हैं? बोलिए निशांटी, निशांटी बोलिए, 7 में से सर्वघाती और देशघाती कौन कौन सी हैं? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी, ये तो है सर्वघाती। नहीं, सम्यक प्रकृति है। हाँ आपने वो सम्यक प्रकृति उसमें भी बोल दिया, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व, हाँ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4। बढ़िया। ये तो 6 तो हैं सर्वघाती और सम्यक्त प्रकृति है देशघाती। तो अपना क्षयोपशम का जो परिभाषा है ये इसमें लागू पड़ सकती है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय,
यानी अभी जिस समय अभी हमको सम्यक दर्शन होना है, जो भी हमारा वर्तमान टाइम है, उस समय ये मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 ये है सर्वघाती। इन सर्वघाती का उदयाभावी क्षय होता है। उदयाभावी क्षय होता है मतलब इनकी जो सर्वघाती टाइप की पावर थी, शैल, अस्सी और दारू वाली जो इनकी पावर थी, उस पावर को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? अपने परिणामों के निमित्त से। तो उस पावर को कम करके उनको देशघाती वाली पावर में कन्वर्ट किया। देशघाती वाली पावर यानी वो दारू का एक भाग और लता का भाग, इस टाइप से उसको कन्वर्ट किया। तो वर्तमान कालीन जो सर्वघाती मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी थी, उनका कर दिया उदयाभावी क्षय, उनकी पावर को कर दिया देशघाती। सर्वघाती की पावर को कर दिया देशघाती, यानी उसको कर दिया उदयाभावी क्षय। और यही छहों का जो बाद में आने वाले थे, मान लीजिए कि अभी के बाद 10 मिनट बाद वो उदय में आने वाले थे, तो वो कहीं जल्दी उदय में नहीं आ जाए, इसलिए उनको वहीं जिस जगह उनका टाइम था 10 मिनट बाद, वहीं उनको कर दिया सद अवस्था रूप उपशम, यानी उनको उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती, वो वहीं पॉज हो जाए, वहीं अभी रुके रहें, ऐसा परिणामों के निमित्त से किया, तो उसका नाम है सद अवस्था रूप उपशम। और अब क्या है कि वर्तमान कालीन एक हमारे पास देशघाती प्रकृति है, उसका नाम क्या है? सम्यक्त प्रकृति। तो सम्यक्त प्रकृति का उदय, जो सर्वघाती प्रकृतियां थी उनका हुआ उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, और जो देशघाती प्रकृति है उसका हुआ उदय। तो ये 3 रूप कर्म की अवस्था हुई, इसका नाम है क्षयोपशमिक सम्यक्त। क्षयोपशम बना कर्मों में और जीव का परिणाम कहलाया क्षयोपशमिक सम्यक्त। समझ में आया कैसे हुआ कि 7 प्रकृतियों में से 6 है हमारे पास सर्वघाती और 1 है हमारे पास देशघाती। तो जो सर्वघाती है उनका वर्तमान में जो उदय में आने वाली है उनका हुआ उदयाभावी क्षय, और वही सर्वघाती जो भविष्य में उदय में आने वाली थी उनका किया सदअवस्था रूप उपशम। और जो वर्तमान कालीन अब 1 बची है देशघाती सम्यक्त प्रकृति, उसका उदय रहा। तो इस समय ये जो अवस्था हुई, इस अवस्था का नाम है क्षयोपशमिक सम्यक्त। कर्मों में होता है क्षयोपशम और जीव की अवस्था में होता है क्षयोपशमिक। इस तरह से ये क्षयोपशमिक सम्यक्त। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये है सम्यक्त प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन होता है। तो उसके उदय से सम्यक दर्शन नहीं होता है, पर सम्यक्त के समय, क्षयोपशमिक सम्यक्त के समय ये सम्यक्त प्रकृति का उदय बना रहता है। तो इस तरह से ये हुआ क्षयोपशमिक सम्यक्त। अब है तीसरा क्षयिक सम्यक्त। समझ में आया? किसी को पूछना कुछ? समझ में आया क्षयोपशमिक सम्यक्त? अब है क्षयिक सम्यक्त। क्षयिक सम्यक्त में का अर्थ क्या है कि कर्मों के क्षय से जो परिणाम होता है, क्षय मतलब पूरी तरह से कर्म खत्म हो जाए, तो उस समय जो परिणाम होता है उसका नाम है क्षयिक। तो क्षयिक सम्यक्त में क्या होगा? औपशमिक में हमने कर्मों का उपशम किया था, यानी कर्मों को दबाया था। कौन से कर्मों को? बात चल रही है सम्यक्त की, तो सम्यक्त से संबंधित जो कर्म प्रकृतियां थी 5, 6 या 7, उनको दबाया था। और क्षयोपशमिक में उन्हीं 7 में से उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और उदय ये किया। अब क्षयिक में क्या करना है कि क्षय करना है। तो किसका क्षय करेंगे कि ये जो सम्यक्त की विरोधी 7 प्रकृतियां हैं, इन 7 प्रकृतियों का पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना। यानी अब हमारे पास सत्ता में मतलब आत्मा के प्रदेशों के साथ उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहे, सत्ता में से ही ये 7 प्रकृतियां खत्म हो जाएं, दोबारा कभी भी उदय में नहीं आए। देखिए औपशमिक में वो जो उपशम किया था वो तो दोबारा उदय में आ जाता है। इसी तरह से क्षयोपशम में भी क्योंकि वो उदयाभावी क्षय या सदवस्था रूप उपशम किया था, तो वो भी बाद में उदय में आ सकती हैं, क्योंकि अभी है सत्ता में, अभी केवल वो कुछ टाइम के लिए वो रखी हैं, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो वापस से उदय में आ सकती हैं। लेकिन ये क्षय कैसा है? ये क्षय ऐसा है जड़ मूल से बिल्कुल खत्म कर दिया, अब कभी भी जीवन में उसका दोबारा उदय, जीवन मतलब अनंत काल में, ये जीवन नहीं, अनंत काल तक उनका कभी उदय में नहीं आएगा, तो वो कहलाता है क्षयिक। तो सम्यक्त्व की विरोधी इन 7 प्रकृतियों का सत्ता में से नाश कर देना, वो कहलाता है क्षयिक सम्यक्त्व।
तो इस तरह से ये 3 प्रकार के सम्यक्त्व ये चौथे गुणस्थान में पाए जाते हैं। तो ये हमने चौथे गुणस्थान को समझने के लिए सम्यक्त्व का स्वरूप समझा। अभी देखिए इन तीनों सम्यक्त्वों में कुछ फर्क है, तीनों सम्यक्त्व एक से ही हैं या कुछ फर्क है इनमें? तो सम्यक्त्व की अपेक्षा तो वास्तव में देखिए जो हमने देखा जो इनके स्वरूप में फर्क है, कर्मों के हिसाब से तो इनमें फर्क है कि एक में कर्मों का उपशम हो रहा है, एक में क्षयोपशम है और एक में सत्ता से ही नाश हुआ है। लेकिन जो इसका लाभ है यानी आत्मा के आनंद जो आ रहा है वो आत्मा के आनंद में कोई फर्क नहीं है। तीनों ही प्रकार के सम्यक दृष्टि वो आत्मा के अनुभवी हैं, आत्मा का अनुभव उनको हुआ है। और जो संवर है, संवर की अपेक्षा भी कोई फर्क नहीं है। सम्यक दर्शन होते ही संवर, सम्यक दर्शन इज इक्वल्स टू संवर। संवर कहाँ चालू होता है? 7 तत्व होते हैं, तो 7 तत्वों में संवर हमें प्रकट करना है। तो संवर प्रकट करना है मीन्स सम्यक दर्शन प्रकट करना है, कर्मों का आना रुकना। तो इस सम्यक दृष्टि जीव के कर्म आना रुकते हैं। कितने कर्म आना रुकते हैं कि 148 तो हम कहते हैं पर बंध योग्य 120 होते हैं, उसमें से आप 148 ही समझिए। 148 में से 41 कर्म आना रुक जाते हैं सम्यक दर्शन होते ही। तो कौन से सम्यक दर्शन में रुकते हैं? शुरू करें फिर से। तो ये 3 टाइप के सम्यक्त्व हैं। औपशमिक सम्यक्त्व में कर्म दबे हैं, क्षयोपशम में उनका क्षयोपशम हुआ है और शायिक में वो बिल्कुल सत्ता में से नष्ट हो गए हैं। तो ये 3 टाइप के सम्यक दर्शन में आत्मा के अनुभव की अपेक्षा इनमें कोई फर्क नहीं है और कर्मों के संवर होने की अपेक्षा से भी इनमें कोई फर्क नहीं है। 148 प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियों का संवर, चाहे औपशमिक सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो या शायिक सम्यक दर्शन हो, वो 41 प्रकृतियों का संवर यानी उनका आना रुकना, उन कर्मों का आश्रव वो उनके नहीं होता है। तो इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं है। फर्क है वो कुछ विशुद्धि की अपेक्षा से फर्क है कि क्षयोपशम सम्यक्त्व में औपशमिक सम्यक्त्व में और शायिक सम्यक्त्व में विशुद्धि बराबर है मतलब जो क्लियरिटी है। हम लोग 5 भाव समझने के लिए जो एक उदाहरण लेते हैं पानी का, जब हम 5 भाव पढ़ते हैं तो वो एक पानी का ग्लास लेते हैं और उसमें समझ लीजिए गंदगी होती है, तो फिर किसी भी साधन से किसी भी दवाई फिटकरी के माध्यम से उस मिट्टी को हम नीचे जमा देते हैं तो वो ऊपर पानी क्लियर है। और एक ग्लास में ऐसा पानी है जो बिल्कुल क्लियर है, उसमें गंदगी नहीं है। दोनों की क्लियरिटी में वास्तव में कोई फर्क नहीं है। जिसमें मिट्टी नीचे जमी है उस मिट्टी को अगर समझ लीजिए ध्यान नहीं दिया जाए तो ऊपर का पानी उसका और जो एकदम क्लियर पानी है ग्लास में वो दोनों की क्लियरिटी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि उसमें नीचे मिट्टी है तो वो मिट्टी थोड़ी देर बाद में कभी ना कभी उसमें मिल ही जाती है, तो इस अपेक्षा से फर्क है। पर जो क्षयोपशम सम्यक्त्व है उसमें तो क्लियरिटी कम है। कम कैसे है कि क्षयोपशम सम्यक्त्व का मतलब है कुछ मलिनता उसमें है, क्योंकि उसमें सम्यक्त्व प्रकृति का उदय चल रहा है। और सम्यक्त्व प्रकृति का काम क्या है? सम्यक्त्व प्रकृति का काम सम्यक दर्शन में चल मल अगाड़ ये दोष उत्पन्न करना है। तो इस अपेक्षा से सम्यक्त्वों में फर्क है, विशुद्धि की अपेक्षा से फर्क है, क्लियरिटी की अपेक्षा से, लेकिन संवर की अपेक्षा से सम्यक्त्व में फर्क नहीं है। तो फिर हम कौन सा प्रकट करें? डायरेक्ट शाही की कर लिया करें। हमें कौन सा प्रकट करना है? नीलम भाभी कौन सा पसंद है? कौन सा प्रकट करना चाहिए? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। सम्यक्त्व कौन सा पसंद है तीनों में से? सम्यक्त्व प्रकृति तो सम्यक्त्व का नाम ही नहीं है। हाँ तो शाही की प्रकट करें, लेकिन ऐसा हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलेगा। जब भी कभी यानी जो जीव मोक्ष मार्ग में लगते हैं और मोक्ष जाना है, सभी को मोक्ष जाना है, हम पढ़ रहे हैं छड़ाला में,
कि मोक्ष में ही सुख है, वहीं जाना है। तो मोक्ष जाने के लिए शायिक सम्यक तो चाहिए, पर हम चाहें कि हमें अभी शायिक सम्यक तो प्रकट हो जाए सबसे पहले ही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोक्ष मार्ग की यात्रा में तीनों ही सम्यक दर्शन कंपलसरी हैं। कंपलसरी रूप से तीनों सम्यक तो 1 बाय 1 होंगे ही, और सबसे पहले औपशमिक सम्यक तो ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डायरेक्ट शायब शमिक कर ले या कोई डायरेक्ट शायब कर ले। कैसे करेगा? देखो, शायब शमिक के लिए 3 प्रकृतियों की सत्ता चाहिए दर्शन होने की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। और वो 3 सत्ता कब होगी, वो 3 टुकड़े कब होंगे? वो 3 टुकड़े होंगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में। जब पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व, जब औपशमिक सम्यक्त्व होगा, तब वो उसके टाइम पे वो 3 टुकड़े होंगे। और जब तक ये 3 प्रकृतियों की सत्ता है ही नहीं, वो तो किसका उदयाभावी क्षय करेगा, किसका सदवस्था रूप उपशम करेगा। इसलिए डायरेक्ट शायपशमिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता। और डायरेक्ट शायिक कैसे होगा कि डायरेक्ट मिथ्यात्व का ही नष्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में तीनों ही सम्यक दर्शन 1 बाय 1 होते हैं। सबसे पहले औपशमिक होता है, फिर वो औपशमिक शायपशमिक में कन्वर्ट होता है, और वो शायपशमिक ही शायिक में कन्वर्ट होता है। कोई भी ऐसा तीव्र पुरुषार्थी आज तक पैदा नहीं हुआ कि डायरेक्ट अनादि मिथ्या दृष्टि था और डायरेक्ट शायिक सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया। इसलिए इन सम्यक्त्व में हम कोई अच्छे बुरे की कल्पना ऐसा करें, और ये बुद्धिपूर्वक होता भी नहीं है। हम चाह के, क्योंकि ये तो कर्मों में, कर्म है परद्रव्य, वो कर्मों में ये अपने आप होता है जो भी हो रहा है। हम तो, हमारा काम क्या है? हमारा काम तो केवल अपने आत्मा के स्वरूप के सन्मुख दृष्टि करना, अपने उपयोग को आत्मा के स्वरूप के चिंतन में लगाना और फिर उसमें एकाग्र होना, इतना काम जीव करता है। और उसके निमित्त से कर्मों में अपने आप होता है। जैसे कर्मों के निमित्त से हमारे भाव होते हैं, कर्म हमें कुछ नहीं कराते, वो तो कर्म का निमित्त होता है। तो इधर हमारे भाव क्रोध मान माया लोभ के जैसे भी जो भी होते हैं वो होते हैं, पर वो होते अपने आप ही हैं। ऐसे ही जब हम विशुद्ध परिणाम करते हैं तो हमारे परिणामों के निमित्त से वो कर्मों में भी उथल पुथल ये अपने आप ऑटोमेटिकली होती है। तो हम चाह के किसी कर्म को दबाते हो कि उदय लाते हो, ऐसा चला के हम बुद्धिपूर्वक उसको नहीं कर सकते हैं। वो तो हमारे परिणामों के निमित्त से कर्मों में जो जो अवस्था बनती है उसका ज्ञान यहाँ पर कराया जाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हैं, और तीनों ही सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में पाए जा सकते हैं। इतना अभी अपन ने देखा। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बोलिए। मुझे भी पूछना है। हाँ, बोलो प्रीति। ये जो सदवस्था रूप उपशम और जो बाद वालों का जो वो होना है, सदवस्था रूप उपशम और अभी वालों का जो क्षय होना है, वो अलग अलग स्पर्धकों का होता है ना? हाँ, एक तो है वर्तमान कालीन और एक है भविष्यकालीन। हाँ। तो वो अलग अलग रूप हैं। नहीं, मतलब प्रकृति तो सेम है, जैसे वही 6 प्रकृति है। हाँ, प्रकृति सेम है, लेकिन वो उनके, देखो, कर्म उदय में आने के लिए एक ही प्रकृति में वो टाइम वाइज वो सेट हो जाते हैं। ये इस समय उदय में आने वाला है, ये इस समय उदय में आने वाला है, हर टाइम का अलग अलग वो सेट हो जाता है। तो अभी जो उदय में आने वाला है उसका हो जाता है उदयाभावी क्षय, और जो बाद में उदय में आने वाला है उसका हो जाता है सदवस्था रूप उपशम। इसमें कुछ बारीकियां और भी होती हैं प्रकृति के संबंध में, लेकिन अभी अपन फर्स्ट स्टेप पे इतना बारीक समझ रहे हैं वही बहुत है। अगर हम बहुत और डिटेल ग्रंथों में पढ़ेंगे तो थोड़ी बारीकियां इनमें और भी हैं, पर अभी मोटा मोटा इतना हमारे लिए, मतलब वो भी काफी डिटेल है। बोलिए ज्योति। हाँ जय। मेरे तो 3 क्वेश्चन बन गए हैं, मैं पढ़ देती हूँ फिर आप मुझे आंसर करते हैं। एक तो ये कि चलमा लक्षण कोश क्या होता है? ठीक है, और ये आपने बताया ना 41 प्रकृति का आना रुक जाता है। हाँ वो कौन सी 41 प्रकृतियां हैं जिनका आना रुक ठीक है, और इसका थोड़ा मुझे वो समझ में नहीं आया जो आपने समझाया ना कि वो 5 के वो 7 प्रकृति का ऑप्शन होता है, मतलब वो शादी और अनादि में। हाँ, तो अभी मैं ये लास्ट वाले का बताती हूँ, क्योंकि वो तो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चलमा लगाड़ दोष वगैरह। तो वो बताती हूँ मैं बाद में, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए, अनादि मिथ्या दृष्टि वो होता है जिसने कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, वो होता है अनादि मिथ्या दृष्टि।
तो उसके पास एक ही कर्म है, अकेला मिथ्यात्व, क्योंकि ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं सम्यक्त्व के काल में, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में तभी होते हैं। तो जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है उसके पास एक अकेला मिथ्यात्व है। और दूसरा होता है सादी मिथ्या दृष्टि, है तो वो भी मिथ्या दृष्टि, लेकिन वो कैसा है कि उसने एक बार सम्यक्त्व प्रकट कर लिया और फिर उसको छोड़ दिया, तो उसका मिथ्यात्व की स्टार्टिंग अब पता लग गई कि ये, जैसे समझ लीजिए आज सम्यक्त्व प्रकट किया 6 तारीख को और अभी प्रकट करके और छोड़ दिया, परिणाम फिर से बिगड़ गए, तो वो सम्यक से च्युत हो गया। तो अब ये जो मिथ्यात्व शुरू हुआ है ये कब से शुरू हुआ है कि 6 अप्रैल से, तो ये कहलाएगा सादी मिथ्या दृष्टि। और ये जब अभी सम्यक तो प्रकट किया था तो वो जो मिथ्यात्व था अकेला एक, उसके 3 टुकड़े उस टाइम पे हो गए थे। तो जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसके पास है दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, और जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके पास है एक प्रकृति। तो जब औपशमिक सम्यक सादी मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है प्रथमोपशम, और अनादि मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि कितनी प्रकृतियों को दबाएगा? अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों को दबाएगा। और सादी मिथ्या दृष्टि कितनी प्रकृतियों को दबाएगा कि उसके पास 7 हैं, तो वो 7 को दबाएगा। और अगर वो 7 जुड़ के समझ लीजिए 3 हुए थे, 3 अगर बहुत लंबा टाइम गुजर गया है तो वो 3 जुड़ के 2 भी हो सकती हैं, और ज्यादा टाइम बीत जाए तो वो तीनों जुड़ के वापस से 1 भी हो सकती हैं। तो उसके पास अगर 3 है तो 3 को दबाएगा, 2 है तो 2 को दबाएगा, और 1 हो गई है तो 1 को दबाएगा। इस अपेक्षा से वो 5, 6 या 7 प्रकृतियों का उपशम करता है। देखिए नहीं समझ में आया हो तो कल फिर से पूछेगा, अभी क्योंकि टाइम अपना हो गया करीब, फिर छड़ाला की क्लास भी चलेगी, और नहीं तो फिर अपन कल आप याद दिलाना, शुरू में ही याद दिला देना, तो नहीं समझ में आएगा। और भी किसी के क्वेश्चन रह गए हो तो कल स्टार्टिंग में आप लोग याद दिला देना, तो पहले अपन वो क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।